के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, युवा और समाज ये दोनों एक दूसरे के ऐसे पूरक है कि जब युवा समाज से जुड़ता है तो समाज के अंदर नई उन्नति का आविष्कार होता है और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवा समाज को आगे लेके जाता है। आज हम आपको एक से युवा से मिलवाते हैं जो समाज के यहाँ पे विप्र फाउंडेशन के यूथ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और समाज सेवा में इतने तल्लीन हैं कि उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक है व्यापार की दृष्टि से नहीं करके उन्होंने सेवा की दृष्टि से अपने जीवन की शुरुआत की। नमस्कार प्रदीप जी पारिक, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और आपका सूरत आगमन कब हुआ? मैं राजस्थान में अजमेर के पास में एक मंडौरी नामक छोटा सा गांव है और वर्तमान में पुष्कर रहते हैं। मंडौरी मेरा मूल गांव है, अजमेर के एकदम पास में है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। आपका सूरत आगमन कब हुआ? सूरत लगभग मेरा 18 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था और मैंने 10th की एग्ज़ाम किशनगढ़ में दी थी और मेरे घर की उस टाइम आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक नहीं थी। मैंने 10th का एग्ज़ाम दे के फिर डायरेक्ट जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था तो मैं एग्ज़ाम दे के मेरे मामा जी के साथ में सूरत आया था। कहाँ तक आपने एजुकेशन प्राप्त की, फिर सूरत आने का उद्देश्य आपका क्या था? नहीं, मैंने वहाँ से 10th की थी, फिर राजस्थान से मैंने किशनगढ़ से 12th की थी। उसके बाद में मैंने सूरत से यहाँ पे नौकरी शुरुआत की थी और नौकरी के साथ में यहाँ प्राइवेट पढ़ाई भी की थी और ग्रेजुएशन मैंने फिर सूरत से की थी। और पढ़ाई के साथ साथ में मैंने यहाँ पे नौकरी करना चालू किया था सबसे पहले सूरत में आके। जी, आपने जैसे बताया आपके मामा जी यहाँ रहते थे, वो आपको यहाँ लेके आए, फिर आपने एजुकेशन भी की, नौकरी भी की, तो दोनों का साथ तालमेल आपने कैसे बिठाया? क्योंकि जब व्यक्ति का पैसा कमाने के अंदर जब ध्यान चला जाता है तो एजुकेशन का जो पॉइंट है वो वीक हो जाता है। तो कैसे आपने ये एडजस्टमेंट किया? और दूसरी चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो राजस्थान में जो आपने पढ़ाई की वो अलग टाइप की पढ़ाई होती है, भाषाएं अलग होती है, यहाँ पे आके गुजराती माध्यम हो जाता है, तो कैसे आपने ये सब एडजस्टमेंट किया था? नहीं, मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम ही चुना था एक्चुअली, और राजस्थान और यहाँ पे काफ़ी भिन्न है, लेकिन मैं पढ़ने में बहुत पहले से अच्छा था तो मैंने यहाँ की भी तुरंत अपने अंदर ढाल लिया था यहाँ की पढ़ाई को। और मोस्टली खाली बोर्ड का ही फ़र्क था, यहाँ की भी पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की, फिर मैंने MBA भी किया था। लेकिन काफ़ी घर के हालात उस टाइम अच्छे नहीं थे। राजस्थान में भी मैं पढ़ने में किशनगढ़ में बहुत अच्छा सबसे अव्वल रहता था। वहाँ उसी परिस्थितियों से मेरे को निकल के मामा जी के साथ आया, या जिया जी के साथ, मेरे जिया जी रहते थे, उन्होंने मुझे नौकरी लगाई, काम धंधा सिखाया और काम धंधे के साथ साथ में मैंने पढ़ाई भी मेरी जारी रखी और पढ़ाई को भी मैंने जितना मेरे को मेरा एम था मैंने पूरी MBA भी किया था। लेकिन आपने जब कहा भी नौकरी की थी तो जब राजस्थान से आए नए चेहरों के साथ आप जुड़े, परिवार के लोग तो काफ़ी रहते होंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपना नौकरी करके पढ़ाई करना ये एक जीवन का दुर्लभ समय होता है, जिसको आपने कैसे व्यतीत किया? कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ आपको अपने जीवन में आई थी उस समय? देखिए, सुबह 10 बजे से रात को 7 बजे तक नौकरी करना होता था, प्राइवेट पढ़ रहा था। रात को एग्ज़ाम के टाइम में मैं जब एग्ज़ाम आने वाली थी तो 2-2 महीने कंटिन्यू नाइट में खाली 4 घंटे सोना और साथ में पढ़ाई करना, ये मेरा जीवन बन गया था। और ये भी एक लक्ष्य था कि भाई जीवन यापन के लिए नौकरी करनी है, साथ में पढ़ाई भी मेरे को करनी है। तो पढ़ाई मैंने रात को मैं 11 बजे से लेकर सुबह 4-4 बजे तक लगातार पढ़ता था और मैंने इसी प्रकार एक मेरा जीवन बन गया था कि पढ़ाई के साथ में मेरे को अपने जीवन चलाने के लिए, क्योंकि मैं परिवार में मेरे पिताजी के बाद में मैं ही एक था कि जो कमाने वाला था, तो मुझे काम करना है, वो मुझे मेरा लक्ष्य था। काम के साथ में मुझे पढ़ाई भी करनी है, ये मेरे को पूरा सामने मेरे जैसे अभिमन्यु को एक उसका लक्ष्य दिखाई देता था, वैसे मुझे ये मेरे 2 लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे। लेकिन जब आप नौकरी करते थे, नौकरी के बाद में व्यवसाय में आप कैसे आए थे? व्यवसाय मैंने नौकरी चालू की, नौकरी करते करते मैं पहले एक जगह नौकरी की, फिर मैंने एक बहुत अच्छे हमारे सेठ थे सूरत के, नामचीन व्यवसायी और बहुत दानवीर, समाज सेवा में बहुत आगे, विकास जी मित्तल नाम के एक यहाँ पे सेठ हैं, उनके यहाँ मैंने नौकरी चालू की। उनके यहाँ मैंने तकरीबन 9-10 साल नौकरी की और उनके यहाँ पे रहते रहते ही विकास जी मित्तल ने मेरे को नौकरी के साथ में यान का ट्रेडिंग का व्यापार करवाया। मैं आज भी उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे नौकरी के साथ में खुद व्यापार करना सिखाया। और आज मैं जो कुछ भी व्यापार के अंदर खड़ा हूँ, मैं सारा श्रेय श्री विकास जी मित्तल को देना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह कहते हैं भी जब संघर्ष का दौर शुरू होता है तो व्यक्ति
कई बार ये मन में आता है, नहीं यार इतना बहुत कुछ हो गया, कहीं वापस राजस्थान जाके अपने जीवन की शुरुआत वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि आप नए चेहरों के बीच में नए व्यापार को या नौकरी की दृष्टि से भी कह सकते हैं। तो कहीं आपके मन में भी ऐसे सवाल आए थे, नहीं अब वापस राजस्थान जाना है? नहीं, देखो अपनी मातृभूमि है, बड़ा लगाव था, जाने की बहुत मन में रहती थी कि गांव में मेरे दोस्त थे, सब कुछ थे, परिवार था, लेकिन एक लक्ष्य था कि यहाँ भाई हमको कमाना है, करना है, नाम बनाना है, कुछ करना है। नौकरी के साथ साथ में मैं समाज सेवा के क्षेत्र में भी खूब मेरी रुचि थी, तो मैंने धीरे धीरे समाज सेवा के अंदर भी मैं यहाँ पे बचपन से बाल्यकाल से मैं संघ में जुड़ा हुआ था, तो मैं स्वयंसेवक होने के नाते नाते यहाँ धीरे धीरे मेरे को जिम्मेदारियाँ मिलती गई और मैं संघ के साथ जुड़ते जुड़ते नौकरी के साथ में यहाँ हिंदू जागरण मंच के अंदर सूरत ज़िले के मेरे को बेटी बचाओ एक आयाम है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे को दी गई है, जिसे मैं पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से उसका भी निर्वाह कर रहा हूँ। लेकिन विप्र फाउंडेशन से जुड़ने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समय आपको निकालना होता है जहाँ पर विप्रों की सेवा में आपको समय व्यतीत करना होता है। तो क्या ऐसी संस्थाओं से जुड़ने से और फिर पाली समाज में आपका सदस्य सक्रिय होना, ये क्या दर्शाता है कि भाई जो समाज के अंदर आपने ज्ञान अर्जन किया है उसको वापस कैसे समाज को आप देना चाहेंगे? देखिए, एक आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज के अंदर अगर युवा जो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई नहीं कर सकता है। युवा होने के नाते मैं विप्र फाउंडेशन लगभग 2015 में सूरत में आया था। यहाँ पे भव्य महाकुंभ हुआ था, 50,000 से अधिक लोगों ने उस महाकुंभ के अंदर भाग लिया था और मैं वहाँ हमारे कई यहाँ विप्र फाउंडेशन के आगेवानों से काफ़ी मैं उनके काम से प्रभावित हुआ और विप्र फाउंडेशन विप्र होने के नाते मैंने विप्र फाउंडेशन में कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चालू किया और लगभग 6 वर्ष मैंने विप्र फाउंडेशन में कार्यकर्ता के तौर पर हर फील्ड में ज़मीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। और अभी पिछले 1 वर्ष पहले मुझे विप्र फाउंडेशन ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को युवा प्रकोष्ठ का सूरत महानगर का अध्यक्ष बनाया है। मैं उसके लिए विप्र फाउंडेशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील जी ओझा और हमारे सूरत के घनश्याम जी सेवक और हमारे गुजरात के अध्यक्ष तुलसी भाई राजपुरोहित का खूब आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी है। और ये जिम्मेदारी नहीं, मैं कहना चाहता हूं, ये एक काम करने का एहसास है। एक जिम्मेदारी नहीं मानता हूं, एक मैं पद नहीं मानता हूं, एक काम के जिम्मेदारी का एहसास है जो मेरे तन मन धन से मेरे से जितना भी होता है मैं इसको निर्वाह करने की कोशिश करता हूँ। सामाजिक तौर पे कहते हैं कि ब्राह्मण काफ़ी बिजनेस की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगे कि सामाजिक तौर पे जो गाँव के अंदर बसते हैं उन लोगों को ये भी रहता भी ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, जिस तरह एक गरीबी स्थिति से होती है, तो एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? विप्र फाउंडेशन के माध्यम से कैसे गाँव के लोगों तक अपनी पहचान या अपनी जो सेवा कार्य है उसको कैसे पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, हम जब छोटे थे हमने किताबों में एक चीज़ हमेशा पढ़ी थी, जब भी कहानी आती थी उसमें लिखा हुआ रहता कि एक गरीब ब्राह्मण था। हमने छोटे बाल्यकाल से ये चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन ये भ्रांतियाँ कुछ इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताई गई है। मैं आप सभी को आपके इस चैनल के और इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा देता है वो ब्राह्मण है और जो शिक्षा का दान देता है वो दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान है। इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं है। आज ब्राह्मण सबसे अच्छी जगहों पे अच्छी पोस्टों पे ब्राह्मण है। विप्र फाउंडेशन ने अभी यहाँ पे मेडिकल प्रकोष्ठ और शिक्षा निधि का एक प्रकोष्ठ चालू किया हुआ है। ज़रूरतमंद बच्चे जिनको पढ़ने का खूब अव्वल हैं और वो कुछ धन के अभाव में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो अपने जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में विप्र फाउंडेशन फैली हुई है, अपने अपने क्षेत्र में विप्र फाउंडेशन से संपर्क करें, आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ सूरत पे 24 घंटे खाली विप्र समाज के लिए नहीं, हम 36 समाज के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी समाज को कोई भी बंदे को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी अगर कोई तकलीफ हो तो 24 घंटे हम आपकी सेवा में हाजिर है। एक बार हमें ज़रूर याद करिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी हम उसका निराकरण करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो विप्र फाउंडेशन आपने जिक्र किया, ब्राह्मण समाज के अंदर एक और शिक्षा के लिए भ्रांति होती है, भाई लड़के ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लड़कियां कम पढ़ती है, तो उसके बाद में जब वो बातें आगे बढ़ती है तो काफ़ी दिक्कतें होती है तो शादी विवाह में। तो आज जो एजुकेशन का महत्व है वो आप किस प्रकार देखते हो? कैसे एजुकेशन को आगे, जो हमारे जो समाज के जो युवा है उनको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए एजुकेशन के माध्यम
देखिए, आज की 21st सेंचुरी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। शिक्षा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है आज की दुनिया में। शिक्षा हमें एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे देशों से शिक्षा हमें जोड़ती है। शिक्षा के बिना हम शून्य हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा आपने जैसे पूछा है, शिक्षा के बिना हमारा जीवन एक जीरो जैसा है। इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए। और ये एक सत्य है कि हमारे विप्र समाज में बालिकाएं, लड़कियां हैं, वो लड़कों की तुलना में बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। उसका एक मूल कारण ये भी मैं जान सकता हूँ कि कुछ लड़के जो है 10th और 12th के बाद में कुछ अपने काम के आर्थिक अभाव के अंदर या कुछ भी कारण से काम धंधे में लग जाते हैं और लड़कियां आगे काफ़ी पढ़ जाती है। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में ये हमने ऑब्ज़र्व किया है कि लड़के भी खूब हमारे विप्र समाज के अच्छे पढ़ रहे हैं और खूब अच्छे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी बच्चे विप्र समाज के आर्थिक अभाव के अंदर पढ़ाई में कहीं भी पिछड़ रहे हैं और अर्थ के अभाव में कहीं भी पढ़ाई आगे करने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान, हरियाणा, कलकत्ता, बंगाल, सब जगह पे, महाराष्ट्र में विप्र फाउंडेशन की शाखाएं खुली हुई है। आप आगे आइए और बेझिझक विप्र फाउंडेशन से संपर्क कीजिए। आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण अवश्य होगा। लेकिन आपने जैसे बताया संघर्ष का समय था, आज आप जहाँ पे पहुँचे हो, उस दौर में और इस दौर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि जब आप संघर्षशील थे, अकेले रहते थे उस समय, और आज के दौर में आप क्या फ़र्क महसूस करते? क्या आपको ऐसा इस समय के दौर में क्या शिक्षा प्राप्त हुई? देखिए, काफ़ी उस समय और इस समय में फ़र्क आ गए हैं। लेकिन मैं जहाँ तक बड़े अगर जो उस समय के और इस समय के अंदर जो गैप आया है, वो जनरेशन गैप सबसे बड़ा आया है। देखिए, पैसा, उस समय पैसे की खूब वैल्यू थी, आज पैसे की वैल्यू कम हो गई है। कमाई काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है। आप अपने ईमानदारी से लक्ष्य की ओर, जो भी आपने लक्ष्य लेके चला है उसकी ओर बढ़ते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। जो फ़र्क जो आया है हम देखते हैं, उस समय काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। आज समाज उस टाइम इतने एक्टिव नहीं थे, समाज की इतनी संस्थाएं नहीं बनी हुई थी। आज संस्थाएं हर समाज में, हमारे समाज में और अन्य समाज में बनी हुई है। ज़रूरतमंद के लिए संस्थाएं और कई लोग पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। जिसको भी कोई तकलीफ़ होती है, संस्थाओं के माध्यम से उसका निराकरण होता है। मैं समझता हूँ जागरूकता जो आई है वो उस टाइम और इस समय के अंदर सबसे बड़ा गैप आया है। टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई है, उसके आधार पर जो बिज़नेस के सेक्टर में चेंजिंग आई है, तो उस लिए आप उससे लिए क्या मैसेज हमारे युवाओं को देना चाहेंगे? क्योंकि जब युवा प्रतिभावान है तो उसको कहीं जॉब करना होता है या कहीं बिजनेस करना होता है, तो टेक्नोलॉजी बहुत उसके लिए असरदार हो। तो हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हमने यहाँ पे सूरत लेवल की बात करूँ तो हमने यहाँ पे एक विप्र रोजगार ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर किसी को भी अगर कोई रोजगार नहीं है और किसी के पास रोजगार है, उसको आदमी चाहिए, तो उसमें तुरंत मैसेज आ जाता है कि मेरे को इस प्रकार के ऑफिस पे या इस प्रकार के आदमी चाहिए। और अगर किसी को जॉब की ज़रूरत होती है उसमें भी मैसेज आते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट करके हम ज़रूरतमंदे को जिसको चाहिए उस तक पहुंचाते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस किसी को भी चाहिए आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल, जहाँ सिटियाँ हैं, जयपुर है, राजस्थान में जयपुर हो गए, जोधपुर है, बीकानेर है, यहाँ सूरत है, महाराष्ट्र में इचलकरंजी, बॉम्बे, भिवंडी, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे जो बेंगलोर, ऐसी सिटियाँ हैं, हैदराबाद है, तो वहाँ के हमारे सब जगह विप्र हैं, वहाँ अन्य जाति के भी हैं। तो वहाँ के लोगों से हम बोल के एक ऐसा ग्रुप चैनलाइज बनवा सकते हैं कि भाई हमारे को किसी को भी रोज़गार चाहिए, उसको राजस्थान से ग्रुपों को कनेक्टेड कीजिए, जिसको भी जो ज़रूरतमंद है वहाँ पे वो जो रोज़गार प्रोवाइड कराएगा। और इस प्रकार से अगर मेरे सूरत के अंदर मैंने राजस्थान के 5 जनों को जोड़ रखे हैं, वहाँ किसी को जॉब चाहिए तो हम यहाँ से ग्रुप के माध्यम से तुरंत वहाँ इतला कर देते हैं, तो वो जिसको भी, वो जिस कैटेगरी के होती है उसको यहाँ पर ईजिली जॉब वो मिल जाती है। तो मैं जो जहाँ पे भी रह रहा है, मैं उनसे ऐसा निवेदन करूँगा, आप एक वहाँ का लोकल चैनल बनाइए, एक लोकल ग्रुप बना लीजिए और उसको जहाँ भी जो इंडस्ट्रियल सिटियाँ जहाँ पे रोज़गार उपलब्ध है, वहाँ के आगेवानों से संपर्क करके उसमें आप जुड़िए और उनसे निवेदन कीजिए कि साहब हमारे यहाँ पे रोज़गार की ज़रूरत है, अगर आपके यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध हो तो हमें बताइए। टैलेंट की हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। तो आप जहाँ बैठे बैठे एक खाली व्हाट्सएप के माध्यम से जॉब
प्रोवाइड पा सकते हैं और जॉब किसी को दिला सकते हैं। सोशल मीडिया और आज जितने भी हमारे मल्टीनेशनल में ये चल रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, मेल है, अभी तो देखिए बैठे बैठे एक क्लिक के अंदर हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो आप इसका सदुपयोग कीजिए तो निश्चित ही आपको रोज़गार के सेक्टर में भी ये बहुत लाभदायी साबित होगा। मैं लास्ट में आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये आज का समय युवाओं का समय है। हमारे भारत में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं युवा रहते हैं तो वो भारत में रहते हैं, और युवा का उल्टा करे तो वो वायु होता है, और युवा चाहें तो वो कहीं का कहीं पूरा नक्शा बदलने में सक्षम है। अभी पिछले 2 सालों से आप सभी को पता है, हम अन्य देशों पूरे दुनिया के जैसे हम भी कोरोना महामारी के एक बहुत ही विपरीत समय से गुजर रहे हैं। और यहाँ हमने सूरत में विप्र फाउंडेशन और पारिक विकास ट्रस्ट, जो मेरे समाज की भी एक यहाँ पे रजिस्टर्ड संस्था है, उसके माध्यम से बहुत लोगों की हमने सेवा की थी, जिसको कोरोना महामारी के समय रेमडेसिविर और वो अन्य इंजेक्शन नहीं प्रोवाइड हो पा रहे थे। वो हमारे समाज के बहुत लोग, रामावतार जी पारिक, मनीष जी हैं, रमेश जी RSS हैं, और अन्य बहुत अनगिनत लोग, विप्र फाउंडेशन के भी मेरे साथ में बहुत लोग दौड़ रहे थे। तो हमने हजारों लोगों को लक्ष्मीनाथ सेवा समिति के माध्यम से 20 लाख लोगों को सूरत में खाना प्रोवाइड कराया था। यहाँ से राजस्थान और अन्य जो लोग जा रहे थे ट्रेन में, हमने 60 ट्रेनों के अंदर भोजन पहुँचाया था। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, जिस शहर में भी हो, आप अपना सबसे पहले परिवार, परिवार के बाद में अपना समाज, समाज के बाद में अन्य समाजों की जितनी भी आपसे जितना भी 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा निकले, समाज की सेवा अवश्य कीजिएगा। देखिए मेरे यहाँ पे बाजू में मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू आप देख रहे हैं। तो इन्होंने एक नारा दिया था कि उठो, बढ़ो और लक्ष्य की ओर चलो। तो समाज की सेवा करना भी एक अपना जीवन का अहम पहलू है। जितना भी समय मिले, समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। जो हमारे नाम के आगे एक सरनेम लगती है वो समाज ने दी है। हम थोड़े से बड़े हुए, पढ़ने लगे, स्कूलें समाज ने दी है, मित्र हमारे समाज ने दिए। तो समाज का हम कभी भी कर्जा नहीं चुका सकते। तो मेरी आप सभी से करबद्ध गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई के बाद, अपने रोजगार के बाद, अपने परिवार की सेवा के बाद जो भी समय मिलता है समाज को अवश्य दीजिए, क्योंकि समाज का हम कभी भी ऋण नहीं उतार सकते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये समाज के युवा पूरक होते हैं, और समाज जब डेवलपमेंट होता है तो युवा उसमें अंदर जुड़ते हैं तो वो डेवलपमेंट होता है। युवाओं के अंदर जिस गति से विकास की कड़ी सोशल मीडिया या जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिले हैं उसके माध्यम से वो चाहे तो विकास की गति को वायु की गति से भी आगे बढ़ा सकते हैं। और यही हमारे प्रदीप जी पारी का कहना है कि युवा अगर हर जगह जुड़ेंगे तो बदलाव निश्चित तौर पर शुरू होगा, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी पारी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।